हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। 10th का फर्स्ट चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया था, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, भोजन और मानव स्वास्थ्य। और उसमें लास्ट क्लास में हम भोजन क्या होता है, किस प्रकार से वो मानव स्वास्थ्य को इफेक्ट करता है, इसके बारे में कुछ बात की थी कि जो भोजन है उसके कौन से घटक है, किस प्रकार से वो संतुलित होता है और किस प्रकार से उसे हम असंतुलित कह सकते हैं। और जब भोजन जो है असंतुलित हो जाता है, यानी कि व्यक्ति असंतुलित भोजन लेता है, मतलब भोजन के जो आवश्यक घटक है उनमें से कोई भी एक या एक से अधिक जो न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व है, उनकी कमी यदि लगातार हो जाती है तो इससे क्या हो जाता है, व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। और ऐसा भोजन क्या कहलाता है, असंतुलित भोजन। अब जो कुपोषण है, जिससे कि शरीर में उसका असर देखने को मिलता है, चाहे वो डिजीज के रूप में हो या अन्य किसी भी रूप में, तो कुपोषण में अपन ने पहला पढ़ा था विटामिन कुपोषण, यानी विटामिन माल न्यूट्रिशन की जो विटामिन है उनकी वजह से या विटामिन की वजह से शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है। जो विभिन्न प्रकार के विटामिन थे वो किस प्रकार से उनकी यदि कमी हो जाती है तो शरीर को प्रभावित करते हैं। आज अपना कुपोषण में जो दूसरा कुपोषण है वो है प्रोटीन कुपोषण, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। यानी कि जो प्रोटीन है, यदि कुपोषण है वो प्रोटीन की वजह से हो रहा है। प्रोटीन की वजह से होने का मतलब है कि जो भोजन है, भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन प्राप्त नहीं हो रही है। पर्याप्त भोजन में जो पर्याप्त प्रोटीन है वो नहीं मिल पा रही है, प्रोटीन की शरीर में कमी हो रही है। और शरीर में प्रोटीन की यदि कमी हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कुपोषण। अब हम बात करें कि चलो प्रोटीन से कुपोषण हो रहा है तो प्रोटीन हमें मिलता किन से, प्रोटीन का स्रोत क्या है। तो प्रोटीन हमें मिलता है दालों से, दूध, मांस, मछली, अंडे, इन सब से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन। यानी कि अगर अपन अपने भोजन में इन सभी चीज़ों को शामिल करते हैं अपनी डाइट में तो हमें प्रोटीन की पूर्ति हो जाती है। उसके बाद में बात आती है कि प्रोटीन आवश्यक क्यों है हमारे शरीर में, या मानव शरीर में जो प्रोटीन की है क्या आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन जो है सबसे ज़्यादा जो है बच्चों को या किशोरावस्था में या फिर प्रेग्नेंट जो महिलाएं होती है उनके लिए ज़रूरी होता है। उनके लिए प्रोटीन पर्याप्त मिलना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि अपन ने पहली क्लास में बात की थी कि जो प्रोटीन है वो निर्माणकारी घटक है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा वगैरह है, उनसे शरीर को एनर्जी मिलती है, उसी प्रकार से जो प्रोटीन है वो शरीर के निर्माण में सहायक है। यानी कि जो शरीर का जो निर्माण है या फिर बॉडी का जो रिपेयरिंग है, मरम्मत है, वो किससे होती है, प्रोटीन की वजह से होती है। क्योंकि नई जो सेल्स बनती है, नई कोशिकाएं जो बनती है, वो किसकी वजह से बन पाती है, उनको बनाने में जो योगदान होता है वो किसका होता है, प्रोटीन का। तो प्रोटीन निर्माणकारी घटक है। तो प्रोटीन होगा तभी बचपन में या बच्चों की या किशोरावस्था में जो है वो ग्रोथ प्रॉपर्ली हो पाएगी। तो शरीर की वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए क्या आवश्यक है, प्रोटीन। इसी के साथ जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनमें भी एक नए जीव का विकास हो रहा होता है, तो उस नए जीव के डेवलपमेंट के लिए भी नई सेल्स बनना जरूरी होती है और इसीलिए उनमें भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो बच्चों में, किशोरावस्था में और जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है गर्भावस्था में, उस दौरान प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है। तो अब अपन बात करें कि यदि प्रोटीन जो है वो प्रॉपर्ली नहीं मिल पाता है, यानी पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाता, प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या प्रभाव देखने को मिलता है। और प्रोटीन की कमी हो जाती है तो मेनली जो है 2 प्रकार की डिजीज देखने को मिलती है। प्रोटीन की कमी की वजह से 2 प्रकार की डिजीज जनरली हो जाती है। वो डिजीज कौन सी है, क्वासियारकोर और दूसरी है मैरस्मस। 2 प्रकार की डिजीज जो है वो प्रोटीन की कमी से देखने को मिलती है, और वो कौन सी है, क्वासियारकोर और मेरस्मस। पहली डिजीज है क्वासियारकोर। जनरली ये डिजीज होती है बच्चों में, और इस डिजीज में क्या होता है, क्वासियारकोर में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति है या जो बच्चा है उसको प्रॉपर्ली भोजन तो मिल रहा है, यानी उसमें एनर्जी की कमी नहीं हो रही है, भोजन डाइट तो वो पूरी ले रहा है, पर उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा और सब चीज़ें तो उसको मिल रही है जिससे उसे एनर्जी की पूर्ति हो रही है, लेकिन केवल प्रोटीन की उसमें कमी हो रही है, यानी कि प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। क्वासियारकोर बीमारी में क्या होता है, ऊर्जा तो कैसी होती है, पर्याप्त मिलती है, ऊर्जा पर्याप्त होती है, यानी ऊर्जा की कमी नहीं होती है। ऊर्जा पर्याप्त होने का मतलब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि उसे सब मिल रहे हैं, एनर्जी की कमी नहीं हो रही है। किसकी कमी हो रही है, प्रोटीन की कमी हो रही है। प्रोटीन जो है वो पर्याप्त नहीं मिल पा रहा, प्रोटीन की कमी हो रही है, और प्रोटीन की कमी होने से कौन सा रोग हो रहा है, क्वासियारकोर।
यानी जब व्यक्ति को एनर्जी की कमी नहीं हो, केवल किसकी कमी हो, प्रोटीन की कमी हो, प्रोटीन जो है वो पर्याप्त ना मिले। अब हमें कैसे पता चला कि क्वासियारकोर रोग हुआ है, यानी क्वासियारकोर के जो कैरेक्टर है, लक्षण है, वो क्या होते हैं। इसके अगर लक्षण की अपन बात करें तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि ऐसे बच्चे में जिसमें कि ये डिजीज हुई है, उसमें उसका जो स्टमक है, यानी जो पेट है, वो फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, पेट फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। केवल पेट फूला हुआ दिखाई देता है इसमें, शरीर के बाकी जो ऑर्गन है वो नॉर्मल रहते हैं, बाकी सारे इससे जो है सिर, हाथ, पैर, वो सारे जो होते हैं सामान्य होते हैं। केवल जो क्या होता है, पेट फूल जाता है, केवल पेट फूलता है। दूसरी चीज, भूख नहीं लगती, भूख नहीं लगती या कम लगती है। रोगी को क्या होता है, भूख कम लगती है या नहीं लगती है। और कैसा हो जाता है स्वभाव, चिड़चिड़ा हो जाता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। इसके अलावा जो शरीर है, उसकी स्किन जो होती है, जो त्वचा है, त्वचा सूखी हो जाती है, शुष्क हो जाती है, यानी ड्राइनेस आ जाती है त्वचा में। इसके अलावा जो त्वचा है वो काली या पीली हो जाती है। जो त्वचा है वो कैसी हो जाती है, सूखी हो जाती है या फिर पीली या काली, और साथ में धब्बे बन जाते हैं, धब्बेदार बन जाती है। क्या होगा, जो स्किन है वो शुष्क हो जाती है और पीली या काले रंग की हो जाती है, और ऊपर क्या बन जाते हैं, स्पॉट बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं, धब्बेदार हो जाती है। तो ये सारे जो कैरेक्टर थे ये किसके थे, क्वासियारकोर। क्वासियारकोर जो बीमारी होती है, इसमें क्या होता है कि उसको ऊर्जा तो पर्याप्त मिल रही है लेकिन प्रोटीन नहीं मिलता, साथ ही इसमें पेट फूल जाता है, भूख नहीं लगती, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, और स्किन जो है, त्वचा जो है वो पीली या काली धब्बेदार हो जाती है, सूख जाती है और फटने लग जाती है। तो साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो वो जो मतलब जो भी रोगी है, बच्चा जो है, उसकी वृद्धि रुक जाती है, वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, वृद्धि रुक जाएगी। क्यों, प्रोटीन नहीं है तो नई सेल्स नहीं बनेगी, और नहीं बनेगी तो वृद्धि रुक जाएगी। तो ये सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जो क्वासियारकोर जो रोग होता है उसमें। दूसरा जो है मेरेस्मस। मेरेस्मस में क्या होता है, इसमें ऊर्जा की भी कमी हो जाती है। क्या होता है, ऊर्जा की कमी हो जाती है। इसमें क्या हो रहा था, इसमें ऊर्जा पर्याप्त थी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि पर्याप्त मिल रहे थे भोजन में, लेकिन इसमें क्या होता है, उसे ऊर्जा भी प्रॉपर्ली नहीं मिल पाती, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि घटक भी उसे पूरी तरह से नहीं मिल पाते, तो शरीर में ऊर्जा की भी कमी हो जाती है, और साथ में क्या होता है, प्रोटीन की भी कमी हो जाती है, यानी कि दोनों की कमी हो जाती है, प्रोटीन और ऊर्जा दोनों भी पर्याप्त रूप से नहीं मिलते। और ऐसी स्थिति में कैसे लक्षण प्रकट होते हैं, इसमें इसके जो बीमारी के लक्षण प्रकट होते हैं वो होते हैं कि सबसे मेन जो मुख्य लक्षण वो है, आंखें जो होती है वो धस जाती है अंदर। क्या होता है, आंखें धस जाती है, आंखों में चमक हो जाती है, उतनी चमक नहीं रहती, कांतिहीन हो जाती है आंखें और धस जाती है अंदर, सबसे मुख्य लक्षण। इसके अलावा उसे एनर्जी नहीं मिल रही है प्रॉपर्ली, कोई भी प्रकार की एनर्जी नहीं मिल रही है, प्रोटीन भी नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो शरीर है वो सूख जाता है, शरीर सूख जाता है और दुर्बल हो जाता है, यानी कि कैसा हो जाता है, शरीर दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है अत्यंत। इस तरह से हो जाता है जैसे कि हड्डियां हड्डियां निकल आती है, यानी कि स्किन जो है वो हड्डियों से चिपक से जाती है, शरीर एकदम कमजोर सा, दुर्बल सा दिखाई देने लगता है, जिसमें कि हड्डियां या पसलियां स्पष्ट नजर आने लगती है, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमजोर हो जाता है, आंखें धस जाती है, कांतिहीन हो जाती है, और वही एक मेन कैरेक्टर की वृद्धि जो है शरीर की, वो क्या हो जाती है, रुक जाती है, वृद्धि रुक जाती है। तो ये थे
प्रोटीन की कमी से या प्रोटीन कुपोषण से होने वाले रोग। प्रोटीन कुपोषण, जब भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन ना मिले तो उसे हम कहते हैं प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण की वजह से क्या हो जाता है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है, प्रोटीन कुपोषण का जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा किस पे पड़ेगा, बच्चों पर, किशोरावस्था में, छोटे बच्चों पर, या फिर किशोरावस्था, या फिर गर्भवती जो महिलाएं होती है गर्भावस्था में, गर्भावस्था में जो है इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और उस दौरान जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्या रोग होते हैं, जनरली बच्चों में जो रोग होते हैं क्वासियारकोर और मेरस्मस। क्वासियारकोर रोग में क्या होता है, ऊर्जा पर्याप्त मिलती है, कार्बोहाइड्रेट वसा आदि मिलते हैं, प्रोटीन की कमी होती है और ऐसी स्थिति में जो पेट है वो फूल जाता है। हम पेट उसके देख को कैसे पता लगा सकते हैं कि क्वासियारकोर रोग है तो पेट फूला हुआ दिखाई देता है, बाकी शरीर नॉर्मल रहता है, सिर्फ पेट फूल करके बाहर निकल आता है। और इसके साथ ही उसे भूख नहीं लगती, स्वभाव चिड़चिड़ा सा हो जाता है और स्किन जो है वो ड्राई फटी सी हो जाती है, जिस पर धब्बे बन जाते हैं, काले या पीले रंग की हो जाती है और वृद्धि रुक जाती है। मेरस्मस रोग में क्या होता है कि ऊर्जा की भी कमी हो जाती है, यानी कि उसे प्रॉपरली कार्बोहाइड्रेट और वसा भी नहीं मिल पाते और ऐसी स्थिति में प्रोटीन की कमी तो है ही और ऊर्जा की भी कमी हो गई। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, आंखें जो है वो धंस जाती है अंदर की ओर और शरीर अत्यंत दुर्बल कमजोर सा नजर आता है, जिसको हम कहते हैं कि केवल हड्डियों का ढांचा सा रह गया है, यानी कि हड्डियां पसलियां हमें दिखाई देने लगती। तो ये थे दो रोग अपने प्रोटीन की कुपोषण के। नेक्स्ट अपना टॉपिक है मिनरल मॉलन्यूट्रिशन, यानी कि खनिज कुपोषण। मिनरल मॉलन्यूट्रिशन या खनिज कुपोषण। अब खनिज जो पोषक तत्व होते हैं वो भी जो है भोजन में हमें पर्याप्त मात्रा में मिलने चाहिए। यदि ये पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते हैं तो उसकी वजह से जो कमी होती है शरीर में उसको हम कहते हैं खनिज कुपोषण, मिनरल मालन्यूट्रिशन। खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण या मिनरल मालन्यूट्रिशन क्या है? मिनरल मालन्यूट्रिशन जब भोजन में मिनरल्स की या खनिज तत्वों की मात्रा पर्याप्त नहीं रहती या खनिज तत्वों या जो मिनरल्स है इनकी कमी हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? खनिज कुपोषण। अब जो खनिज है जैसे कि कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, आयरन है, ये सारे जो है हम भोजन के थ्रू अंदर लेते हैं और इनका अलग अलग स्रोत होता है। और मेनली जो है हरी सब्जियों से सारे खनिज प्राप्त होते हैं, यानी कि कोई भी खनिज हो उसका स्रोत हरी सब्जी अवश्य होती है। तो इनके जो स्रोत होते हैं, इसके अलावा इनका अपनी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी ये क्या काम करते हैं शरीर में, और यदि इनकी कमी हो जाती है, नहीं मिल पाते हैं तो उसकी वजह से क्या प्रभाव होता है। तो अपन देखते हैं। सबसे पहले खनिज है सोडियम और पोटेशियम की। Na मतलब सोडियम, K यानी पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम पहले दो खनिज तत्व। सोडियम जो है जो पोटेशियम जो होता है ये सभी खाद्य पदार्थों से मिलता है हमें, यानी हम कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं इसको, तो सभी खाद्य जो पदार्थ है उनसे हमें क्या मिल जाता है, सभी खाद्य पदार्थों से हमें क्या मिलता है, पोटेशियम मिल जाता है। जबकि जो सोडियम है, ये सोडियम हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, या तो जैसे नमक से मिलता है हमें, नमक सोडियम क्लोराइड NaCl जो होता है उससे हमें सोडियम प्राप्त होता है। साथ ही दूध, मांस, मछली, अंडे आदि इन सब से भी हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम प्राप्त होता है। तो ये तो हो गए सोडियम और पोटेशियम के स्रोत कि हम इनको कहाँ से प्राप्त करते हैं, यानी कौन से खाद्य पदार्थों से हमें ये दोनों तत्व जो है, दोनों न्यूट्रिशन प्राप्त होते हैं। उसके बाद में बात करें कि ये जो है इनका अपनी बॉडी में, अपने शरीर में कार्य क्या होता है, क्या वर्क करते हैं, क्या रोल होता है इनका। तो सबसे पहला जो रोल है इनका, सबसे पहला जो कार्य है वो ये होता है कि ये मांसपेशियों में संकुचन पैदा करते हैं। सोडियम और पोटेशियम की वजह से क्या होता है, मांसपेशियों में संकुचन उत्पन्न होता है। मांसपेशियों में संकुचन किसकी वजह से होता है, सोडियम और पोटेशियम की वजह से। मांसपेशियों में संकुचन का मतलब है मांसपेशियों का सिकुड़ना या फैलना।
तो आप जानते हैं कि हम किसी भी ऑर्गन में यदि अपन उसको कोई भी वर्क करवाना चाहते हैं, मान लो हाथ को हमने यूं किया या इस अंगुली को इस तरह से किया, अपन कोई भी किसी भी ऑर्गन को अगर फैलाते हैं या इकट्ठा करते हैं तो वो मांसपेशियों में संकुचन की वजह से, मसल्स में जो संकुचन होता है उसी की वजह से हो पाता है। मसल संकुचित होती है या फैलती है तो उसी की वजह से क्या होता है, अपने जो ऑर्गन्स होते हैं यानी कि अपने जो शरीर की जो अस्थियां हैं वो गति कर पाती है, वो वर्क कर पाती है। तो वो मांसपेशियों में जो संकुचन है वो किसकी वजह से होता है, सोडियम और पोटेशियम की वजह से। यानी ये प्रॉपरली मिलते हैं अपने शरीर को तो हमारी जो सारे ऑर्गन है उनमें अच्छे से गति हो पाती है। दूसरा जो इनका इम्पोर्टेंट कार्य है वो है तंत्रिकीय आवेग। तंत्रिकीय आवेग, तंत्रिकीय जो आवेग होते हैं यानी कि जो तंत्रिका कोशिकाएं, जो न्यूरॉन्स होती है, वो अपने शरीर की शरीर के प्रत्येक भागों से जो भी सूचनाएं होती है, इन्फॉर्मेशंस होती है, उनको मस्तिष्क तक पहुंचाती है और मस्तिष्क उनके अनुसार जो भी उनको जो देता है, आदेश देता है, उसको वापस जो है संबंधित अंग तक पहुंचाने का जो कार्य करती है, वो सारा काम किसकी वजह से होता है, तंत्रिकीय आवेग की वजह से हो पाता है। और तंत्रिकीय आवेग किसकी वजह से संपन्न होता है, सोडियम और पोटेशियम। यानी कि उसमें कौन फ्लो करता है, सोडियम और पोटेशियम। सूचनाओं को जो आदान प्रदान का कार्य है शरीर में जो कि न्यूरॉन्स करते हैं वो किसकी वजह से संपन्न हो पाता है, सोडियम और पोटेशियम की वजह से। तो दूसरा कार्य हो गया तंत्रिकीय आवेग को संपन्न करते हैं। इसके अलावा शरीर में विद्युत अपघटन का संतुलन बनाना, जो शरीर है उसमें किसका संतुलन करना, विद्युत अपघटन का। विद्युत अपघटन का संतुलन बनाने का मतलब है कि जो बाहरी फ्लड, एक्सटर्नल और इंटरनल जो फ्लड है अपने शरीर का, यानी कि बाहरी द्रव्य और आंतरिक जो द्रव्य है उनमें जो आयनिक संतुलन है, सामंजस्य है, आयनिक जो सामंजस्य है, विद्युत अपघट्टों का जो सामंजस्य है वो भी कौन बनाता है, सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम क्या कार्य कर रहे हैं, तो मांसपेशियों में संकुचन जिसकी वजह से कि शरीर के विभिन्न अंगों में गति होती है, तंत्रिकीय आवेग का संचरण करते हैं। तंत्रिकीय आवेग के संचरण की वजह से शरीर में जो विभिन्न सूचनाएं हैं वो मस्तिष्क तक विभिन्न अंगों से पहुंचती है। और विद्युत अपघटन का संतुलन यानी बाहरी और आंतरिक जो द्रव्य है उनमें जो आयनिक सामंजस्य है या विद्युत अपघटन का जो संतुलन है वो भी किसकी वजह से हो पाता है, सोडियम और पोटेशियम की वजह से हो पाता है। तो यदि मान लो ये हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएंगे तो क्या होगा, हमारे जो ऑर्गन्स है यानी कि हमारे जो अंग है, जैसे हाथ पैर है, जो भी हड्डियां हैं, जो भी जॉइंट्स है जहाँ से हम गति कर पाते हैं, उनमें क्या हो जाएगी, ऐंठन आ जाएगी, वो प्रॉपरली गति नहीं कर पाएंगे क्योंकि मसल्स में क्या नहीं होगा, संकुचन नहीं होगा, उसकी वजह से वो गति नहीं कर पाएंगे। तंत्रिकीय आवेग संपन्न नहीं होंगे, यानी किसी भी ऑर्गन में कोई भी जो सूचना होगी, वो कोई भी जो उद्दीपन, कोई भी सूचना जो बाहरी वातावरण से मिली है या आंतरिक वातावरण की है, वो अपने मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाएगी, यानी कि अपने मस्तिष्क को अपने शरीर की विभिन्न क्रियाविधि का पता नहीं चलेगा। या फिर जो बाहरी और आंतरिक द्रव्य है उनमें संतुलन, विद्युत अपघट्टों का संतुलन भी नहीं बन पाएगा यदि सोडियम और पोटेशियम पर्याप्त नहीं होंगे भोजन में। अब अपन बात करें, अगले जो तत्व है वो है कैल्शियम और फॉस्फोरस। कैल्शियम और फॉस्फोरस। अब कैल्शियम और जो फॉस्फोरस है वो कहाँ से मिलते हैं, कैल्शियम हमें मिलता है दूध, अंडे और हरी सब्जी। एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी न्यूट्रिशन है, सारे जो मिनरल्स है वो हमें हरी सब्जियों से प्राप्त होते हैं, हरी सब्जियों से सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं। तो जो कैल्शियम है वो किससे मिल रहा है, दूध से, अंडे से और हरी सब्जी से, हरी सब्जियों से, दूध से, अंडे से, और क्या मिल रहा है हमें, कैल्शियम मिल रहा है। और जो फॉस्फोरस है वो भी दूध, अंडे, हरी सब्जी, इसके अलावा ये किससे मिलता है हमें, बाजरा, सूखे मेवे और यकृत से। फास्फोरस भी किससे मिलेगा, दूध से, अंडे से, हरी सब्जियों से, और इसके अतिरिक्त ये किससे मिलेगा, बाजरा, रागी, सूखे मेवे का मतलब काजू बादाम वगैरह, और यकृत से। इनसे हमें क्या मिलता है, फॉस्फोरस मिलता है।
तो ये दोनों तत्व हमें कहाँ से मिलते हैं? दोनों ही तत्व दूध, अंडे, हरी सब्जियों से मिलते हैं। इसके अलावा बाजरा, रागी, यकृत, इनसे भी हमें क्या मिलता है? फॉस्फोरस मिलता है। अब बात करें कि ये क्या वर्क करते हैं, इनका जो कार्य है वो क्या है? तो इनका जो कार्य है वो है सबसे पहला बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाना, यानी कि हड्डियों और दांतों को मजबूती देना। इनका जो कार्य है वो क्या है? हड्डियों और दांतों को मजबूती देना। हड्डियों व दांतों को मजबूत बनाना। अब एक चीज, हड्डियों व दांतों को ये मजबूत कब बना पाते हैं? ओनली केवल कैल्शियम जो है ऐसा नहीं कर पाता। कैल्शियम और फास्फोरस दोनों एक साथ होते हैं तभी ये जो है हड्डियों व दांतों को मजबूत बनाने का कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो कैल्शियम है, कैल्शियम के साथ साथ यदि विटामिन डी भी, कैल्शियम के साथ साथ यदि विटामिन डी भी प्रॉपर मिलता है, कौन? विटामिन डी। यदि विटामिन डी भी प्रॉपरली मिलता है तब ही जो है हड्डियां मजबूत होती है। अदरवाइज यदि विटामिन, कैल्शियम चाहे अपन कितना भी ले रहे हैं भोजन में, लेकिन विटामिन डी की यदि कमी है तो ऐसी स्थिति में अपना शरीर जो है वो कैल्शियम को अवशोषित नहीं कर पाता, अब्जॉर्ब नहीं कर पाता, और जो है जो कार्य उसका है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता। यानी कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होने वाले, कैल्शियम की कमी से होने वाले जो लक्षण हैं वो प्रकट हो जाते हैं। यानी क्या? हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, भंगूर हो जाती है, यानी जल्दी से आसानी से टूटने लगती है। तो कैल्शियम के साथ साथ क्या होना जरूरी है? विटामिन डी भी होना जरूरी है। उसके बाद में अपन बात करें, अगला जो तत्व है वो है आयरन या लोह तत्व। अगला तत्व कौन सा है? तीसरा तत्व है Fe, या इसको हम कह सकते हैं आयरन या लोह तत्व। आयरन या लोह तत्व। अब बात करें कि आयरन या जो लोह तत्व है वो हमें प्राप्त कहाँ से होता है? तो अंडे, मांस, मछली, बाजरा, रागी, सब्जियां, दही, गुड़, इन सब से हमें क्या प्राप्त होता है? हमें आयरन या लोह तत्व प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? मांस, मछली, अंडे, हरी सब्जियां, दूध, इनसे सारे मिनरल्स मिलते हैं। इसके अलावा बाजरा, रागी, यकृत, गुड़ आदि से भी हमें क्या प्राप्त होता है? लोह तत्व। इसके अलावा गाजर में भी होता है लोह तत्व, तो इनसे हमें जो है लोह तत्व या आयरन प्राप्त होता है। ये तो हो गए इनके स्रोत। अब इसका कार्य क्या है लोह तत्व का शरीर में? तो सबसे पहली बात, ये जो एक श्वसन वर्णक होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन, जो ग्लोबिन है उसके निर्माण का कार्य करता है। लोह तत्व क्या करता है? हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन करता है? आयरन। आयरन की वजह से ही क्या हो पाता है? हीमोग्लोबिन का निर्माण। और हीमोग्लोबिन एक क्या है? श्वसन वर्णक है, जिसकी वजह से क्या होता है? अपनी आरबीसी जो होती है, लाल रक्त कोशिकाएं, उनका रंग भी लाल होता है और रक्त का रंग भी लाल होता है। अब यदि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, यानी कि आयरन की कमी हो गई है अगर भोजन में, यानी आयरन हमें कम मिल रहा है, तो आयरन की कमी से क्या हो जाता है? हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो जो आरबीसी है वो नहीं बनेगी, ब्लड का निर्माण उतना नहीं होगा और हम क्या हो जाएंगे? एनीमिया के शिकार हो जाएंगे, रक्त की कमी हो जाएगी। अगला जो है अपना वो है आयोडीन। आयोडीन जो मिनरल है यानी खनिज लवण है, वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? आयोडीन मिलता है लोह तत्व से, यानी कि जिनमें लोह तत्व होता है उनसे हमें आयोडीन भी मिलता है। जैसे कि हरी सब्जियां हैं, मांस, मछली, दूध, अंडा, और इसके साथ ही नमक से, या समुद्री जो भी पदार्थ अपन खाद्य लेते हैं, समुद्री मछली, समुद्री जो भी भोजन है, उनसे भी हमें क्या मिलता है? आयोडीन मिलता है। नमक से मेनली, इसके अलावा समुद्री भोजन से, हरी सब्जियों से, दूध, मांस, मछली, अंडे, इनसे भी हमें क्या मिलता है? आयोडीन मिलता है। आयोडीन का वर्क क्या होता है? आयोडीन क्या करता है? एक अपने गले में एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसका नाम है थायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि जो होती है थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है,
और थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण आयोडीन की वजह से ही हो पाता है। यदि आयोडीन की कमी हो जाती है अपने शरीर में तो थायरोक्सिन है वो प्रॉपरली नहीं बन पाता, थायरोक्सिन हार्मोन है वो नहीं बन पाता और उसकी वजह से क्या होता है, जो थायराइड ग्रंथि है वो फूल जाती है, जिसको हम कहते हैं गलगंड या घेंगा या गोइटर, यानी गलगंड घेंगा या गोइटर बीमारी हो जाती है। थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, किसकी वजह से होता है, आयोडीन की कमी की वजह से थायरोक्सिन नहीं बन पाता और उसकी वजह से क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बन पाता, जिसकी वजह से थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, घेंगा रोग हो जाता है। तो ये क्या करता है, आयोडीन जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक है। थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक है। थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण किसकी वजह से होता है, आयोडीन की वजह से। नहीं होगा तो इसकी कमी हो जाएगी, तो कमी से क्या होगा, कौन सी बीमारी हो जाएगी, घेंगा या गोइटर, घेंगा या गोइटर या गलगंड बीमारी हो जाएगी, यानी कि थायराइड ग्रंथि फूल जाएगी, सूजन आ जाएगी गले में, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा थायराइड ग्रंथि के द्वारा। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, नहीं बनेगा हीमोग्लोबिन। कब नहीं बनेगा, जब आयरन हमें प्रॉपरली नहीं मिलेगा, उसकी पर्याप्त मात्रा नहीं मिलेगी और हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो क्या होगा, आरबीसी का निर्माण नहीं होगा और रक्त की कमी हो जाएगी, यानी एनीमिया रोग हो जाएगा। इसके अलावा यदि कैल्शियम और फॉस्फोरस हमें पर्याप्त नहीं मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, हड्डियां जो है वो कमज़ोर हो जाएगी, भंगुर हो जाएगी, यानी आसानी से टूट जाएगी। दांत जो है, अपने टीथ जो है वो कमज़ोर हो जाएंगे और दांतों से संबंधित बीमारियां हो जाएगी। इसके अलावा यदि सोडियम और पोटेशियम हमें पर्याप्त नहीं मिलते हैं तो शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनमें जो समन्वय है आयनों का वो नहीं हो पाएगा, यानी कि विद्युत जो अपघट्य है उसका संतुलन नहीं हो पाएगा। साथ ही तंत्रिकीय आवेग जो है मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाएंगे और जो अपने अंग है जो कार्य करते हैं जिनमें गति हो पाती है जॉइंट से, तो वहाँ से जो है मसल्स में संकुचन नहीं होगा तो प्रॉपरली ये नहीं मुड़ेंगे, इनमें गति नहीं हो पाएगी, यानी अकड़न हो जाएगी। तो ये था मिनरल माल न्यूट्रिशन, यानी कि खनिज कुपोषण।